हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो लोक प्रशासन का द्वितीय पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रशासन से संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य क्या हैं, फैक्ट क्या हैं। सम डिटरमाइंड फैक्ट्स रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन संबंधित कुछ निर्धारित तथ्य। तो पहला तथ्य है कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तो यहाँ पर जो टॉपिक कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मीन्स टू अटेन अ गोल, यानी किसी भी गोल प्राप्ति करने के लिए प्रशासन जो है एक साधन है, सहायता करता है। इसको देखते हैं किस प्रकार सहायता करता है। जैसे प्रशासन लोगों के एक ऐसे अभिप्राय से संबंध रखता है जिसका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव न होकर समूचे वर्ग हित के लिए कार्य करना होता है। तो प्रशासन जो है किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वह एक पूरे वर्ग समाज के लिए कार्य करता है और वह सहायता करता है। ऐसे में यह उन कार्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक क्रियाओं का संचालन करता है जो मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मनुष्य है, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, तो अब जैसे पुलिस प्रशासन है उसकी सुरक्षा करती है, देख रेख करती है, या फिर कुछ होता है तो सहायता भी करती है। कुछ प्रशासन ऐसे हैं जो जिससे कि उनका डॉक्यूमेंट बनवाना, वो अलग प्रशासन काम करता है। तो हर लेवल पर जो है सहायता करने के लिए एक समूह है। दूसरे शब्दों में प्रशासन एक ऐसी क्रिया है जिसमें योजनाबद्ध कार्यों को पूरा करने हेतु उन सभी लोगों की भागीदारी होती है जो अपने एकमात्र उद्देश्य की प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो प्रशासन में एक लोगों का समूह है जिनका कार्य अलग अलग है। वो सभी लोग जो है मिल करके किसी एक व्यक्ति या जिसका भी सोच होता है कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उनकी उस सहायता करने में लग जाते हैं। चलिए दूसरा तथ्य देखते हैं। दूसरा तथ्य है कि प्रशासन सभ्यता की प्रगति का इतिहास है। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्ट कहा गया है कि जो प्रशासन है वह प्राचीन काल के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सभ्यताओं ने विकास किया वैसे वैसे प्रशासन ने भी विकास किया है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस्ड सिविलाइजेशन। तो जैसे सभ्यताओं ने विकास किया वैसे वैसे हमारा प्रशासन भी विकास किया, उन्नति किया। तो वैदिक युग यानी कि ईसा पूर्व के पहले की बात है, जिसमें वेद वगैरह लिखे गए थे। वैदिक युग में जिस प्रकार प्रशासन के प्रयोग या उनके अर्थ के प्रमाण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिले हैं, उससे यह साबित होता है कि यह हमारी सभ्यता के विकास का पथ प्रदर्शक रहा है। तो वैदिक युग में जितने भी प्रमाण हमें तथ्यों को मिला है जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण हैं, वे सभी जो है ये बताते हैं कि सभ्यता का विकास प्रशासन के कारण ही संभव हो पाया है। मनुष्य की उत्पत्ति के प्रारंभ काल में, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुआ था, जब सामूहिक जीवन का अभाव था, लोग एक साथ नहीं रहते थे, उस समय व्यक्ति एकांकी रहकर ही अपनी क्रियाओं में संलग्न रहता था। उस समय व्यक्ति जो है अकेले ही कार्य करता था, अकेले ही रहता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसमें समूह भावना का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों ने एक साथ मिल करके परिवार के साथ, समाज के साथ रहना शुरू किया, तो उनकी समस्त क्रियाओं में, तो उन सभी क्रियाओं में क्या क्या उनमें अंतर देखने को मिला। उनकी कार्य प्रणाली यानी कार्य वितरण प्रणाली, डिलीगेशन ऑफ पावर, निर्देशन यानी डायरेक्शन, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, इन तीनों चीज़ों का जैसे प्रशासनिक विधियों का प्रयोग होने लगा, यानी कि उनके बीच में आपसी सद्भाव हो गया, एक डायरेक्शन में काम करने लगे, मिल के काम करने लगे, और कालांतर में आगे चल करके यही सभ्यता की प्रगति का इतिहास, प्रशासन की प्रगति का इतिहास बन गया। तो जैसे ही जिससे जो लोगों ने प्रशासन के प्रति एक साथ जो है रहना शुरू कर दिया, एक दूसरे निर्देशन में कार्य करने शुरू कर दिए, तो जैसे से जो है सभ्यता का विकास हुआ, प्रशासन का भी एक इतिहास बन गया। यानी प्रशासन जो है अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से संचालित होती रही है। आज इसका हम लोग जो है यानी कि आधुनिक स्वरूप भी देख रहे हैं। वर्तमान में जो राष्ट्र आज विश्व सभ्यता के शिखर पर है या फिर संपन्न देशों की श्रेणी में खड़े हैं, उनके पीछे यही प्रशासनिक विधियां कारगर साबित हुई हैं। तो जितने भी देश आज अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो अपने आप को जो है उन्नतशील देश कहते हैं, उनके पीछे उनकी जो है प्रशासनिक विधियां ही कारगर साबित हुई हैं, उन्होंने ही कार्य किया है। तीसरा तथ्य है बच्चों
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास, एन इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब राज्य व्यवस्था में प्रशासन की भूमिका अर्थात नियामकी कार्यों को करने में ही थी, तब इसे एक पुलिस राज्य या पुलिस स्टेट के रूप में देखा जाता था। तो बताया गया कि प्राचीन काल में जो प्रशासन के नियम कानून थे वह एक पुलिस कार्य यानी पुलिस स्टेट के रूप में कार्य किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई एवं जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी से राज्य की विचारधारा में परिवर्तन आने लगा और उसी के अनुरूप राज्य की क्रियाओं में भी परिवर्तन आने लगा। तो कहा गया कि जब कम लोग थे तो पुलिस प्रशासन काफ़ी थी, पर जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों की बहुलता बढ़ी, उनका रहने का तरीका ढंग बढ़ा, तो राज्यों की विचारधारा भी बदल गई और उसी के अनुरूप राज्य की क्रियाओं में भी परिवर्तन आने लगा। तो प्रशासन भी उसी हिसाब से कार्य करने लगी। पूर्व में जब प्रशासन को केवल एक निषेधात्मक या नेगेटिव कार्य जैसे अपराधियों को दंड देना, चोरी डकैती रोकना, राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करना आदि तक ही सीमित होना पड़ता था। तो प्राचीन काल में क्या था, प्रशासन काम था क्या कि चोरी को रोका जाए, चोरी डकैतों को पकड़ करके उनको सजा दी जाए, राज्य में शांति कायम की जाए आदि तक ही प्रशासन सीमित रहता था। परंतु वही अब उसे जनता के विकास कार्यों में भी रुचि दिखाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। परंतु जब हम 20वीं शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी में, तो लोगों ने देखा कि अब जो है हमें केवल नेगेटिविटी वाले काम नहीं करने हैं, निषेधात्मक काम नहीं करना, रोकना नहीं है। अब हमें जो है लोगों को विकास में भी सहायता करना है, जिसे आगे चलकर वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। तो इस समय जो है कल्याणकारी राज्य अवधारणा का विकास का तात्पर्य है कि अब प्रशासन हमारी सहायता भी कर रही है और निषेधात्मक कार्य भी कर रही है, दोनों कार्य इसमें हो रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका प्रशासन के जो फैक्ट थे उनकी बात। अब आते हैं प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी संस्था या राज्य के सफल संचालन व उनके कुशल प्रसारण हेतु निम्नलिखित तत्वों का होना अति आवश्यक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो प्रशासन को क्रियान्वित करते हैं, जिससे हमारा जो है प्रशासन अच्छी तरह से भलीभांति कार्य करता है। तो पहला है सामूहिक साहचर्य यानी कलेक्टिव म्यूचुअलिटी। चलिए इसको देख लेते हैं। किसी भी संगठन या इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी संगठन या इच्छित उद्देश्य यानी कि जो लक्ष्य है, सामूहिक साहचर्य अति आवश्यक है। यदि हमें समाज में सबके लिए कार्य करना है, कल्याणकारी कार्य करना है, तो लोगों का समूह या संगठन होना चाहिए और लोगों का साहचर्य भी चाहिए, क्योंकि योजनाबद्ध प्रयासों को तभी कार्यरूप दिया जा सकता है जब सभी लोग मिलकर कार्य करें। जब सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। अकेला व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो वह प्रशासन का तत्व विद्यमान नहीं रहता। यदि कोई अकेले काम कर रहा है तो उसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं होता है। यदि सब लोग मिल काम करें तो प्रशासन वहाँ होता है। चलिए नेक्स्ट है औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्रशासन तत्व केवल औपचारिक संगठनों के लिए ही प्रयोग में आता है, जो अपने विशाल एवं व्यापक रूप में फैले रहते हैं। तो प्रशासन जो है वह विस्तृत है। यह परिवार जैसे अनौपचारिक संगठन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन किसी परिवार या विशेष या फिर खुद के लिए नहीं होता है, यह संपूर्ण समाज के लिए होता है, क्योंकि इन संगठनों का संचालन एक ही व्यक्ति विशेष परिवार का मुखिया द्वारा ही किया जाता है, जबकि प्रशासन सामूहिक एवं संगठित साधनों का निश्चित प्रयोग है। तो जैसे परिवार हुआ, परिवार का मुखिया ही परिवार का मालिक होता है, ठीक है। ऐसे में हमारा प्रशासन काम नहीं करता है। प्रशासन काम करता है जैसे कि वह सबके लिए काम कर रहा है, तो सभी का सहयोग जरूरी है, सभी का जो है मत, उनका विचारधारा भी मायने रखती है। इसलिए प्रशासन जो है एक व्यापक शब्द है, परिवार एक सीमित शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। संगठन की संरचना या संगठन के उद्देश्य
में लगे अलग अलग लोगों के कार्यों में समायोजन करना प्रशासन का कार्य है। तो संगठन की संरचना बनाना और संगठन के उद्देश्य में जितने भी लोग लगे हैं उनके कार्य सभी के अलग अलग हैं, उनका समायोजन करना प्रशासन का कार्य है, जिसके लिए समन्वय जैसे प्रशासनिक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी सभी का सहयोग करना उसमें अति आवश्यक है। सभी लोग अपने हिसाब से जो उसमें सहयोग करते हैं, अपने अपने लेवल तक करते हैं। यह समन्वय संगठन के विभिन्न घटकों में टकराव व दोहराव न होने देने के लिए आवश्यक है। समन्वय होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी का जो है मत अलग अलग है, सभी की विचारधारा अलग है, इसलिए लोग एक साथ मिल करके अपने आप में समन्वय बैठाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर कौन सी बातें सत्य हैं या असत्य हैं, या फिर किस पे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनमें ये वार्तालाप हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, नंबर 4, विशिष्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक गोल क्या है? प्रशासन एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन क्या है? किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। यह विशेष उद्देश्य किसी समस्या या आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो जो उद्देश्य है वह कैसी समस्या है या कैसी आवश्यकता है उस पर निर्धारित होता है, उसी के आधार पर कार्यों का बंटवारा होता है। ठीक है, किस लेवल पर किसे काम करना है उसका बंटवारा होता है और फिर उसे निर्देशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशासन के तत्व की उपस्थिति सभी जगह विद्यमान रहती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पुलिस प्रशासन। तो पुलिस प्रशासन में सबका कार्य अलग है। जैसे आप किसी थाने पे जाओ तो वहाँ पे जो है चौकीदार होते हैं, ठीक है, कुछ हेल्पर टाइप के भी होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, कुछ पुलिस होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं, कुछ दरोगा होते हैं, ठीक है, कुछ इंस्पेक्टर होते हैं। तो इनका एक लेवल है, पर इनको निर्देशित करने वाला एक ही होता है ऊपर से, पर वह भी पूर्णतः अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठीक है, एक पूरी टीम काम करती है, तब जाके प्रशासन का निर्माण होता है और सबके कार्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं सत्ता। प्रशासन के लिए सत्ता क्या तत्व है? अथॉरिटी। प्रशासन में सत्ता अथवा प्राधिकार का विशेष स्थान है, क्योंकि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास यदि सत्ता का अभाव है या समुचित सत्ता नहीं है तो वह प्रशासन करने का अधिकारी नहीं माना जाता है। तो जिसके पास भी प्रशासन है, यदि उसके पास सत्ता नहीं है, अधिकार नहीं है प्रशासन को इस्तेमाल करने के लिए, तो वह अधिकार, यह मतलब कि उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर सत्ता का अभाव है या समुचित सत्ता नहीं है तो प्रशासन करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा, यानी कि वह सत्ता मतलब कि वह प्रशासन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अथॉरिटी होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ में मनी। क्या बिना मनी के भी प्रशासन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अर्थ अर्थात धन प्रशासन में एक ऐसा तत्व है जिसके बिना प्रशासन अपंग है। तो जितने भी प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं वह ऐसे ही काम नहीं करते हैं, उनको चाहिए अर्थ यानी पैसा। बिना पैसे का प्रशासन बन ही नहीं सकता है। सरकार की समस्त क्रियाएं वित्त पर निर्भर रहती हैं। सरकार जो कार्य करती है उसमें पैसा लगना ही लगना होता है, और बिना वित्त के प्रशासनिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बिना पैसे के प्रशासनिक कार्य कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो लोग काम करने वाले हैं वह वित्त पोषित हैं। कहने का तात्पर्य है उनको पैसे चाहिए, वो मंथली सैलरी पे काम करते हैं। यहाँ तक कि संगठन में कार्यरत व्यक्ति की बिना धन यानी वेजेस के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो उसमें कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पैसे चाहिए, वो बिना पैसे कार्य नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, तो भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्ययनवेत्ता डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने प्रशासन शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में किया है। तो भारत के लोक प्रशासन के प्रथम जो अध्ययन करने वाले हमारे विद्वान हैं वह हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। तो प्रशासन के विषय में उन्होंने 4 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कि प्रशासन शब्द मंत्रिमंडल या किसी ऐसी संस्था के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कोई मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसके पीछे जो है काम करने वाले ढेर सारे प्रशासन होते हैं। अलग अलग जो है मंत्रिमंडल है, अलग अलग उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उनके नीचे एक अलग ही जो है प्रशासन व्यवस्था की गई है जिसे कार्य होता है। सेकंड है, प्रशासन शब्द का प्रयोग समाज शास्त्र के उन विभाग के लिए होता है जिनका संबंध अनुशासन या बौद्धिक अनुशासन से होता है। तो प्रशासन शब्द जो है समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, यानी समाज के लिए होता है, और उसका जो कार्य है वह बौद्धिक अनुशासन या अनुशासन को प्रभावित करना है। ठीक है। नंबर 3 है प्रशासन शब्द का प्रयोग उन समस्त क्रियाओं के लिए होता है जिसका प्रयोग सार्वजनिक नीति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो प्रशासन जो है सार्वजनिक नीति निर्धारण के लिए मानी जाती है, जैसे पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, ठीक है, और बहुत सारे जो हैं इनके विभाग अलग अलग हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर देख लीजिए, पुलिस प्रशासन जो है यह अलग विभाग हो गया, रेलवे प्रशासन अलग हो गया, ये सभी मंत्रिमंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो निर्देश आता है वह मंत्रिमंडल से आता है, ये खुद से काम नहीं करते हैं। ठीक है, इनको ऑर्डर चाहिए, इनके पास पावर होती है पर उस पावर को इस्तेमाल करने का इनको अधिकार नहीं होता है, वह मंत्रिमंडल के पास होता है। 4 है प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध की कला के रूप में, प्रबंध की यानी व्यवस्था करना, प्रशासन जो है वो व्यवस्था करने, दक्षता एवं कुशलता के रूप में, दक्षता यानी कार्यशक्ति और कुशलता मतलब उसमें जो लोग टैलेंटेड लोग हैं में भी किया जाता है। तो प्रशासन जो है कई लोगों का समावेश है, तो उसमें हर तरह के लोग हैं, टैलेंटेड भी हैं, दक्षतापूर्ण भी हैं, और उनको विभिन्न प्रकार की कलाएं भी आती हैं इसको संचालित करने के लिए। अतः अंत में कहा जा सकता है कि प्रशासन उन सामूहिक प्रक्रियाओं को कहा जाता है, प्रशासन जो है उन सामूहिक में संगठन, ठीक है, प्रक्रियाओं को कहा जा सकता है जिसमें मानव और वस्तु का बौद्धिक संगठन, मानव और जो उसमें जो तत्व लिए जा रहे हैं सहायता करने के लिए, और व्यवस्था सम्मिलित होती है। तो प्रशासन जो है वह इन सभी का समावेश होता है। ठीक है, तो बच्चों आएंगे इसके तीसरे पार्ट में हम लोक प्रशासन के परिभाषा तथा अन्य टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।